आज हम 10वीं विषय में अध्याय 10 का नया टॉपिक, नया अध्याय वृत्त चालू करने वाले हैं। क्योंकि नाम से आप परिचित हो, कक्षा 9वीं में भी आपने इसके संबंध में पढ़ा है। वृत्त की आकृति कैसे बनता है, वृत्त के में मुख्य रूप से कौन कौन से बिंदु आते हैं, कौन कौन सी परिभाषिक शब्द हैं, उन पर थोड़ा सा हम विचार कर लें, थोड़ा सा उसको फिर से अध्ययन कर लें। चूंकि आप साल भर बीत चुका है, पिछले साल की बात है, एक बार फिर से उन बिंदुओं को देख लेते हैं। वृत्त कैसे बना जाता है, चूंकि आप परिभाषा आपके पास कंपास बॉक्स होगा, कंपास बॉक्स में ये आपके कंपास बॉक्स का ही प्रकार है, जिसमें एक नोक होता है, दूसरा भाग जिसकी तरफ पेंसिल लगाया जाता है, और पेंसिल लगाने के बाद ये जो नुकीला भाग है, नुकीले भाग को हम स्थिर रखते हैं, और पेंसिल को ऐसे जब घुमाया जाता है तो उससे बनने वाली आकृति, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड में भी आपको बता रहा हूं, उससे जो बनने वाली आकृति है वो वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु, और इस प्रकार से हम ये बना रहे हैं। ये वृत्त बीच का जो स्थिर बिंदु जिसको हम कह रहे हैं, वृत्त का केंद्र कहलाएगा, जहां पर हम प्रकार की नोक रखते हैं। और प्रकार की नोक रखने के बाद जब गोल घुमाया जाता है, पेंसिल जिस रास्ते से घूमता है इस प्रकार से वृत्ताकार मार्ग से घूमता हुआ एक चक्र पूर्ण होता है, तो इस प्रकार से पूर्ण आकृति, बंद ज्यामितीय आकृति दिखाई देती है, जिसको हम वृत्त कहते हैं। तो जिस बिंदु पर प्रकार की नोक हमने रखा वह बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। और पेंसिल के घूमने से इस प्रकार से जो आपको लाइन दिखाई दे रही है बाहर गोलाकार, वह जो लाइन है वो वृत्त का परिधि कहलाएगा। अब इसकी परिभाषा भी दिया हुआ है। परिभाषा कहता है किसी समतल में, वृत्त की परिभाषा में, किसी समतल में एक बिंदु इस प्रकार से गति करता है कि एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदैव स्थिर रहता है, समान होता है। परिभाषा लिखा है सबसे पहले, समतल में कोई बिंदु इस प्रकार गति करता है कि एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदैव समान होती है। या दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी कह सकते हैं, बिंदु समतल में स्थित बिंदुओं का समूह है। स्थित बिंदुओं का बिंदु समतल में स्थित, बिंदु नहीं, वृत्त समतल में स्थित बिंदुओं का उन समस्त समतल में स्थित उन समस्त बिंदुओं का समूह है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं।
परिभाषा है। अब यहां परिभाषा में देखिएगा, शब्द आता है समतल। समतल को मैं आपको स्पष्ट कर दूं। समतल मेरे लिए जो ब्लैक बोर्ड है, प्लेन दिख रहा है, बराबर है। आपके लिए जो आप अपने पास कॉपी रखे हैं, कॉपी का पन्ना, वो समतल कहलाएगा। तो आपके लिए कॉपी का पन्ना और मेरे लिए जो ब्लैक बोर्ड है वो समतल कहलाएगा। और समतल में कोई बिंदु इस प्रकार गति करता है। गति करने का मतलब बिंदु गतिमान हो, गति करता हुआ, चलता हुआ घूमता हुआ एक निश्चित बिंदु से समतल हो गया। समतल के बाद एक निश्चित बिंदु से, यह जो बिंदु है एक निश्चित बिंदु से, तो वह निश्चित बिंदु, ये बिंदु केंद्र बिंदु कहलाता है। मान लीजिए हम इस बिंदु की बात करें, तो यह बिंदु इस समतल में गति करता हुआ इस निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदैव समान होती है। मतलब समान दूरी बनाते हुए, यदि हम यहाँ पे मान इस बिंदु का भी मानते हैं तो इसका जो ये दूरी है, उसके बाद ये बिंदु गति करता हुआ यहाँ पे आ जाता है तो ये दूरी, उसके बाद यदि बिंदु गति करता हुआ यहाँ पे आ जाता है, यदि गति करता हुआ ये बिंदु इस प्रकार से घूमते हुए यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ से घूमते हुए यहाँ आ जाता है, उस प्रकार से। तो ये जो आकृति बनता है एक बिंदु के द्वारा, एक बिंदु के गति करने से, हमने एक बिंदु लिया था, बिंदु इस प्रकार से गति करता हुआ एक जो आकृति बनाता है वही आकृति वृत्त कहलाता है। कौन से बिंदु से? हमने उस बिंदु को बताया था, वह निश्चित बिंदु। तो निश्चित बिंदु कौन सा हो गया? वृत्त का केंद्र बिंदु। तो वह अब परिभाषा में समतल आपको स्पष्ट हो गया। समतल के बाद वह निश्चित बिंदु जिसको हमने वृत्त का केंद्र कहा है, अब इस निश्चित बिंदु को केंद्र कहेंगे और दूरी सदैव नियत होती है। तो अब ये मान लेते हैं जितना हमने किसी बिंदु से लिया था दूरी, इसको यदि हम यह बिंदु यदि आप परिधि पर मान लेते हैं, वृत्त की परिधि पर, तो यहां से केंद्र बिंदु को हम O कह देते हैं और यहां पर कोई बिंदु ले लेते हैं, सपोज X, मान लीजिए X बिंदु ले लिया है, ये बिंदु का नाम X है। तो O से X तक, O से X तक ये दूरी कहलाएगी त्रिज्या। तो चित्र में, इस चित्र में O केंद्र बिंदु, परिधि पर स्थित X से O के बीच की दूरी OX, त्रिज्या कहलाएगी। और ये लाइन को मैंने बताया था पहले आपको, वृत्त की परिधि कहलाएगी। तो फिर से हम आ जाते हैं, जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड में, ये वृत्त का चित्र हो गया। उदाहरण, वृत्त का मैंने परिभाषा बताया आपको। इस चित्र को देखने से आपको कुछ लगता है कि हमने इस टाइप का कुछ देखा भी है, या वृत्त का उदाहरण जो आपके ध्यान में आता होगा? इस जैसे मैंने आपको गोल आकृति ब्लैक बोर्ड में समतल में बनाया है श्यामपट्ट में, इस टाइप का आपको ध्यान में आता है कि ऐसा भी कोई नमूना हमने देखा है जो वृत्त का उदाहरण हो सकता है? बताइए कुछ। तो उसमें होता है महिलाएं या लड़कियां जो चूड़ी पहनती हैं, चूड़ियां जो पहनती हैं, ये वृत्त का बहुत बढ़िया उदाहरण है। मोटरसाइकिल, साइकिल में जो टायर लगा होता है, टायर जो लगा होता है वो वृत्त का बहुत बढ़िया उदाहरण है। गांव में बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को आप गिल्ली डंडा खेलते हुए देखे होंगे, आप लोग भी खेले होंगे। गिल्ली डंडा खेलते हुए हम एक जगह खड़े हो जाते हैं, छोटे से डंडी लेते हैं और गोल घूम जाते हैं। तो गोल घूमने के बाद इस प्रकार से आकृति बनता है, वो कहलाता है वृत्त। ठीक है। गांव में बच्चे को पूछेंगे क्या बना, तो बच्चा नहीं बता पाएगा, एक बोलेगा गोल डांड बन गया। अब उसको हम बोलेंगे गणित की भाषा में वृत्त कहलाता है। अब इस पर आ जाते हैं कौन कौन से इसके मुख्य बिंदु हैं। तो मैंने आपको बताया था परिभाषा के आधार पर, एक जो स्थिर बिंदु है, निश्चित बिंदु, उस बिंदु को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र बिंदु। O से ये वृत्त की परिधि कहलाएगी। तो बिंदु यदि गति करता हुआ है, जो बिंदु गति करता, यहां पे हमने नीचे लिखा है कि
समतल में स्थित उन समस्त बिंदुओं का समूह है, वृत्त समतल में स्थित उन समस्त बिंदुओं का समूह है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे हमने बताया था पहले परिभाषा में गति करता हुआ, तो गति करता हुआ जो मार्ग बनाता है उस वृत्ताकार मार्ग, जो गोलाकार मार्ग है, वह मार्ग वृत्त की परिधि कहलाएगा। तो ये वृत्त की परिभाषा है। अब परिभाषा के आगे हम चलेंगे चित्र को लेकर के। परिभाषा को अब मैं मिटा देता हूं। चित्र जो आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है, इस चित्र के आधार पर ही अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से इसके मुख्य बिंदु हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था केंद्र बिंदु, प्रकार की नोक जहां रखा जाता है, यह वह स्थिर बिंदु। वृत्त के त्रिज्या परिधि के स्थिर बिंदु से परिधि पर स्थित किसी बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और उसके बाद आता है जीवा। तो जीवा के लिए वृत्त की परिधि पर दो बिंदु ले लेते हैं, सी डी। तो सी और डी परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। जीवा एक सीधी रेखा होती है जो वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाती है। अब ऐसे ही वृत्त में बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती है। जैसे एक और मैं वृत्त बना लूं, एक जीवा हो गया, एक इसका केंद्र बिंदु है, एक जीवा हो गया, ये जीवा हो गया। इस प्रकार से और जीवा हम बना रहे हैं। इस प्रकार से आपको चित्र में लगभग 5 या 6 जीवाएं दिखाई दे रही है। इन 6 जीवाओं में से, इन सभी जीवाओं में से ये जीवाएं बढ़ते क्रम में है। इससे बड़ी ये लाइन है, उससे बड़ी ये लाइन है, उसके बाद फिर से छोटी होती जा रही है। तो इनमें सबमें हम ध्यान से देखते हैं, सबसे बड़ी जीवा, अभी तो ये जीवा है, और इनमें से जो सबसे बड़ी जीवा है वह जो केंद्र बिंदु से होकर जाता है उसी को हम कहते हैं व्यास। वृत्त का व्यास। तो वृत्त में हमने जितने भी जीवाएं ली है, उन समस्त जीवाओं में से सबसे बड़ी जीवा जो उसके केंद्र बिंदु से होकर जाता है उस वृत्त का व्यास कहलाता है। तो व्यास भी वृत्त के परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है जो उस वृत्त को समान बराबर दो भागों में बांटती है। ए बी के ऊपर का भाग और ए बी के नीचे का भाग, इस प्रकार से वृत्त के दो खंड बन जाते हैं, जिसको हम अवधा भी कहते हैं, वृत्त खंड भी कहलाता है। इस प्रकार से जब हम जीवा ए बी से वृत्त लेते हैं तो इस यह जो व्यास ए बी है उस वृत्त को समान दो भागों में बांट देता है। त्रिज्या स्पष्ट हो गया था। OX आपके इस चित्र में OX त्रिज्या है। OX वृत्त की त्रिज्या। अभी हमने CD को कहा था वृत्त की जीवा। और यहीं से अब हम ले लेते हैं दूसरे चित्र में अभी जो मैंने बनाया था, इस प्रकार से एक और चित्र बना लेते हैं। तो अब ये केंद्र बिंदु हो गया, केंद्र बिंदु से ए बी और ऐसा कोई और तो ए बी और ये एम मान लीजिए। तो ओ से एम त्रिज्या, ओ से ए भी त्रिज्या, ओ से बी भी त्रिज्या, और ए बी को हम केंद्र से जाता हुआ है तो वह व्यास है। अब त्रिज्या, व्यास, परिधि, ये जो शब्द आए हैं 9वीं कक्षा में, पिछली कक्षा 9वीं में आपने परिधि के बारे में आपको बताया जा चुका है कि व्यास और परिधि का एक निश्चित
अनुपात होता है। व्यास और परिधि का एक निश्चित अनुपात होता है। परिधि बटे व्यास, इसका एक निश्चित मान होता है जिसको हम कहते हैं पाई। पाई के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो इसी की सहायता से हम एक सूत्र निकालते हैं। तो पिछली कक्षा में 9वीं में आपने पढ़ा है परिधि बटे व्यास। तो व्यास को चित्र के आधार पर यदि हम देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यह जो व्यास है त्रिज्या का जस्ट डबल होता है, दोगुना होता है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त का व्यास उसके त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यदि हम अब इसमें वृत्त के त्रिज्या r मान लें तब व्यास का सूत्र हो जाएगा व्यास बराबर 2r, या व्यास को d से व्यक्त करें तो d बराबर 2r। तब यहां से हो जाएगा व्यास का सूत्र लिखेंगे, व्यास का मान लिखेंगे 2r, ये हो जाएगा पाई। तो इसको यदि हम तिर्यक गुणा कर देते हैं तो तिर्यक गुणा करने के बाद मिल जाएगा परिधि बराबर 2 पाई r। केवल एक सूत्र है, आपके इसका प्रयोग किया है 9वीं कक्षा में। परिधि और व्यास का एक निश्चित अनुपात होता है जिसको हम पाई कहते हैं। और व्यास चूंकि त्रिज्या का दोगुना होता है, यह भी आपको ज्ञात है। यदि त्रिज्या को संकेत में r कह देते हैं और यदि व्यास को d कह देते हैं तो d बराबर 2 गुणा r, 2r हो जाएगा। तब यह हो जाएगा पाई बराबर परिधि बटे 2r, अर्थात परिधि बराबर 2 पाई r। एक फार्मूला है जिसका उपयोग आपने किया है। फिर अब यदि वृत्त का संकेत यदि हम मान के चलें, परिभाषा बता दिया गया था। यदि हम त्रिज्या को अब r मानते हैं और केंद्र बिंदु को हम O कहते हैं, तो किसी भी वृत्त को व्यक्त करते समय, आपके पूरे पुस्तक में अध्याय 10 जब तक हम पढ़ेंगे, वृत्त का अध्याय पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार से किसी भी वृत्त को दिखाने के लिए एक संकेत होगा COR। इतना लिख देना पर्याप्त होता है किसी भी वृत्त को दिखाने के लिए। अर्थात यदि किसी वृत्त का केंद्र और उसका त्रिज्या ज्ञात हो तो उस वृत्त का निर्धारण किया जा सकता है, मतलब वृत्त को बनाया जा सकता है। अर्थात 5 सेंटीमीटर यदि त्रिज्या हुआ है और उसका केंद्र बिंदु ज्ञात है तब वह वृत्त खींचा जा सकता है। तो ऐसा संकेत लिखने का मतलब यह हुआ कि यह C वृत्त के संकेत सर्कल से लिया गया है। C सेंटर सर्कल को बताता है, O उस वृत्त का केंद्र बिंदु को बताता है और R वृत्त की त्रिज्या को बताता है। तो यह वृत्त का संकेत है। जैसे अलग अलग शब्दावली के अलग अलग संकेत होते हैं, जैसे हमने व्यास के लिए संकेत d लिया था, त्रिज्या का संकेत r लिया था, वैसे ही किसी भी वृत्त को बताने के लिए संकेत COR का प्रयोग किया जाता है। यह हो गया, अब स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद देखेंगे चाप। चाप किसको कहेंगे? तो वृत्त के सतत भाग में, वृत्त के परिधि के सतत भाग में किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। परिभाषा है, परिभाषक मैं आपको चित्र में स्पष्ट कर दूं। वृत्त का सतत भाग मतलब जो परिधि दिख रहा है उस परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये सतत भाग में मतलब इस घूमते हुए भाग में केंद्र बिंदु O ले लें तो घूमते हुए भाग में कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए पहला बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। ये मैंने दो बिंदु लिया, बिंदु P और बिंदु Q। तो बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी जो सतत भाग में अर्थात यहां से घूमते हुए वक्र भाग में ये कहलाएगा चाप PQ। तो P से Q की दूरी इसको ये कहलाएगा चाप PQ। या इसको संकेत में ऐसा लिखेंगे, PQ को इस प्रकार से लाइन बना दिया जाता है, चाप PQ को बताया जा रहा है। तो चाप का मतलब, चाप और जीवा में क्या अंतर है ये भी देख लीजिए। जीवा उन दोनों बिंदुओं के बीच की दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा होती है। ये जैसे हमने अभी कहा था CD जीवा है,
यदि चित्र में CD जीवा है तो जीवा कौन सा है? C से D को मिलाने वाली सीधी रेखा। और CD चाप की बात करें तो बिंदु C से बिंदु D तक इस प्रकार से घूमते हुए जाने वाली जो वक्राकार रेखा होती है वो चाप कहलाएगी। यदि हम चाप CD की बात करें तो ये चाप CD घूमता हुआ भाग है, और जीवा CD की बात करते हैं तो वह सीधी रेखा कहलाती है। तो यहां पर हमने जो चाप PQ लिया था, इस चाप PQ में एक जीवा PQ भी है। दोनों बिंदुओं को यदि हम सीधा मिलाएं तो यह जीवा PQ भी कहलाएगा। इस प्रकार से ये बिंदु P, ये बिंदु Q। तो चाप का मतलब वृत्त में परिधि के घूमते हुए भाग, और जीवा का मतलब उस चाप के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा। अब जैसे हम चाप की बात करते हैं तो चाप वृत्त का जो जीवा है यह वृत्त को दो भागों में बांट देता है। कोई भी हम जीवा लेते हैं या व्यास की बात करते हैं तो जीवा या व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है, जो वृत्तखंड कहलाते हैं। तो जब हम वृत्त का जीवा लिए हैं, यह जीवा इस पूरे वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। आधे भाग आपको चित्र के अनुसार छोटा दिखाई दे रहा है और ये जो शेष भाग बड़ा दिखाई दे रहा है। यदि इस दूसरे चित्र में ये केंद्र बिंदु है और यहां से हम ऐसा ले लेते हैं बिंदु P, ये बिंदु Q, ये इसको दूसरे संकेत में लेते हैं बिंदु R और बिंदु S। तो दोनों चित्र में देखेंगे तुलनात्मक रूप से जीवा RS, अब ये चाप RS, जीवा RS स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। यह भी वृत्त को समान दो भागों में बांटता है। तो वृत्त को जब समान दो भागों में बांटता है तो वृत्त का जो परिधि है इस जीवा के साथ ही साथ, जीवा जैसे हम वृत्त पर खींचते हैं वह वृत्त का परिधि बराबर वृत्त के परिधि दो भागों में बढ़ जाता है। जीवा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ये आधा भाग, पहला भाग, और दूसरे बिंदु से लेकर फिर से घूमता हुआ पहले बिंदु तक ये उसका दूसरा भाग। तो ये उसके वृत्त के चाप कहलाएंगे। यदि जीवा व्यास से छोटा है, एक चित्र दूसरा चित्र, तीसरे चित्र में और देख लीजिए, ये केंद्र बिंदु है और ये मैंने व्यास लिया है जो केंद्र बिंदु O से होकर जाता है। एक मैंने व्यास लिया है जो वृत्त के केंद्र बिंदु O से होकर जाता है। तो चित्र पहला, दूसरा और तीसरे में, तीनों में आपको स्पष्ट हो जाएगा यह जीवा थोड़ी छोटी ली गई है, यहाँ जो जीवा है वो थोड़ी सी बड़ी है, और यहाँ की जो जीवा है वो सबसे बड़ी जीवा जिसको हम व्यास कहते हैं, पहले आपको बताया जा चुका है, जो केंद्र बिंदु से होकर जाता है। तो सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त का व्यास है यह वृत्त को और वृत्त की परिधि को समान दो भागों में बांटता है। तो जब वृत्त के दो खंड हो जाते हैं तो उस स्थिति में चाप की, यदि वृत्त के छोटे और बड़े खंड होते हैं तब उसको लघु चाप और दीर्घ चाप कहते हैं, लघु खंड और दीर्घ खंड। यदि दोनों समान भागों में बढ़ जाते हैं तो दोनों अर्धवृत्त कहलाते हैं। तो उस स्थिति में चाप A से B तक ये अर्धवृत्त कहलाएगा। यहां से हम जब बात करते हैं चाप AB अर्धवृत्त होगा, और जीवा RS है तो जीवा RS के लिए बिंदु R से बिंदु S तक ये जो घूमते हुए भाग जिसको हम चाप कहते हैं, तो चाप RS, R से S तक ये लघु चाप। लघु चाप का मतलब आधे भाग से कम। ये आपके चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वृत्त के आधे भाग से यदि छोटा है, यहां से ये इस S, R से लेकर के S तक, तो वो लघु चाप कहलाएगा। और उसी के साथ बिंदु S से होता हुआ बिंदु R तक, इसको जब हम कहेंगे चाप S R, तो ये हो जाएगा दीर्घ चाप। तो चाप RS लघु चाप जो छोटा दिखाई दे रहा है, और चाप SR
ये कहलाएगा दीर्घचाप। इस प्रकार से जब हम किसी वृत्त में जीवा खींचते हैं तो वह जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है जो वृत्तखंड कहलाते हैं, और परिधि भी उसके साथ ही साथ दो भागों में बढ़ जाती है। परिधि के छोटे भाग, यदि वह वृत्त को समान भागों में ना बांट पाए, छोटा या बड़ा होता है, तो उस स्थिति में वृत्त की परिधि के छोटा हिस्सा जो घूमता हुआ भाग है वो लघुचाप कहलाएगा, और बड़ा जो हिस्सा है वो दीर्घचाप कहलाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या समझ में आ गया, जो मैंने पहले बताया था। केंद्र बिंदु से त्रिज्या फिर से देख रही, केंद्र बिंदु से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाएगी, और वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वह जीवा कहलाता है, और वही जीवा यदि केंद्र बिंदु से होकर जाए तब वह जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। और मैंने आपको अभी संबंध भी बताया था कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। उसी से संबंधित एक और वृत्त से संबंधित सूत्र आपने पढ़ा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये 2 सूत्र हैं जो आप 9वीं में पढ़ चुके हैं। यहां आपको चाप बताना है, क्योंकि चाप का उल्लेख मैंने कर दिया, चाप समझ में आ गया। घूमता हुआ जो भाग है, जो वक्र भाग है, इस भाग की और सीधे भाग की लंबाई, उसी को दो प्रकार से पढ़ा जा सकता है। यदि सीधे रेखाखंड की लंबाई कहेंगे तो वह कहलाएगा जीवा, और उसी को हम घूमते हुए भाग में लेंगे, परिधि के सतत भाग में लेंगे, तो परिधि के सतत भाग में लेंगे तब वो कहलाएगा चाप। कंफ्यूज मतलब इसमें आपको कोई संदेह ना हो कि चाप क्या होता है, जीवा क्या होता है। तो जीवा एक सीधी रेखा होती है, और चाप जो होता है उसके वृत्त के परिधि के सतत भाग की लंबाई जो घुमावदार होता है। यदि वह जीवा व्यास से छोटा है तो वृत्त 2 भागों में बढ़ जाता है, एक भाग छोटा एक भाग बड़ा। तो परिधि के छोटे हिस्से को हम लघुचाप कहेंगे, और परिधि के बड़े हिस्से को दीर्घचाप कहेंगे। यदि वह व्यास है तब उस स्थिति में वृत्त 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, जिसका पहला भाग भी अर्धवृत्त होता है, दूसरा भाग भी अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त कहने का मतलब वह जो भाग है पूरे वृत्त का आधा होता है। जैसे कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है। ये आधे वृत्त की बात करते हैं तो संपूर्ण वृत्त का क्या है, ये आधा है, लगभग आधा है, लगभग आधा नहीं, पूरा आधा मानेंगे इसको, क्योंकि केंद्र बिंदु से होकर जाता है। तो आपको स्पष्ट हो गया, चाप, जीवा, व्यास, ठीक है। चाप आपको समझ में आ गया, जीवा समझ में आ गया, व्यास समझ में आ गया। अब उसके बाद ये मैंने बताया था अर्धवृत्त, लघुचाप, दीर्घचाप, ये सभी बातें मैंने आपको बताई। ये स्पष्ट हो गया। ये 3 प्रकार का चित्र मैंने इसलिए बताया था, यहाँ पर जीवा थोड़ी छोटी ली गई है, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, और जीवा को और बड़ा लेते हैं यदि वो केंद्र से होकर जाता है, जिसको हम व्यास कहते हैं। तो इसमें आपको स्पष्ट हो जाता है लघुचाप कहाँ पर है, दीर्घचाप कहाँ पर है, और अर्धवृत्त कहाँ बनता है। अर्धवृत्त कब बनेगा, जब वह जीवा व्यास कहलाएगा, अर्थात केंद्र बिंदु से होकर जाएगा, तब समान भागों में बांटता है। यदि जीवा व्यास से छोटा हो जाएगा, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, तो इस छोटे जीवा जो व्यास से छोटा है, तो इसके आधार पर वह वृत्त लघुचाप और दीर्घचाप बनाता है। हो गया, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो आज अभी हमने देखा वृत्त के अंतर्गत त्रिज्या, व्यास, चाप, लघुचाप, दीर्घचाप, परिधि। फिर अब आता है चाप का अंशमाप, नया परिभाषा, नया शब्द, नया बिंदु है। चाप का अंशमाप। तो चाप का अंशमाप, इसके लिए वृत्त बना रहे हैं। वृत्त में चाप लेंगे, और चाप के लिए आपको बताया गया था सबसे पहले जब हम वृत्त खींचते हैं तो उसका केंद्र बिंदु बता दें। और चाप के लिए परिधि का कोई 2 बिंदु लिया जाता है, तो परिधि पर हम बिंदु लेते हैं ए, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु लिया बी। वृत्त के परिधि पर 2 बिंदु लिया ए और बी। तो दोनों चाप के दोनों बिंदु द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है, या ऐसा कहें कि केंद्र से एक
केंद्र से बिंदु ए को और केंद्र से बिंदु बी को मिलाने पर वृत्त के केंद्र पर इस चाप के द्वारा, वृत्त के केंद्र पर इस चाप के द्वारा जो कोण बनता है, जिसको हम कोण ए ओ बी कह रहे हैं, देखिए चित्र में इस प्रकार से कोण बन रहा है, इस टाइप का चित्र में दिख रहा है। तो ये परिधि के दो बिंदु ए और बी को केंद्र बिंदु ओ से मिलाने पर तो वृत्त के केंद्र पर जो केंद्रीय कोण बना, केंद्र पर बनने वाला केंद्रीय कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। तो वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा जो केंद्रीय कोण बना वही उस चाप का अंश माप कहलाएगा। चाप का अंश माप, तो चाप का अंश माप से सीधा सीधा तात्पर्य होता है कोण से। चाप का अंश माप मतलब उसके कोण से तात्पर्य होता है। अंश माप का मतलब कोण कितने अंश का बना। अब यहां पे बात होगी, फिर उसी की बात आएगी दीर्घ चाप और लघु चाप की। अभी ध्यान से देखिएगा, ये चाप ए बी जैसे कि चित्र में स्पष्ट दिख रहा है, चाप ए बी लघु चाप है। अभी मैं लघु चाप और दीर्घ चाप बताया था। तो चाप ए बी की लंबाई छोटा, ए से बी की लंबाई छोटा है। लघु चाप ए बी और लघु चाप ए से बी, दीर्घ चाप बी ए, और दोनों के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, ये भी दो कोण दो प्रकार से बनेंगे। तो चाप के अंश माप को व्यक्त करने के लिए इस प्रकार से स्मॉल एम संकेत का प्रयोग किया जाता है। स्मॉल एम चाप के अंश माप मतलब कोण को बताता है। और यहां यदि हम कह देते हैं ए बी, तो ये इसका मतलब तात्पर्य ये हुआ कि चाप ए बी, चाप का अंश माप मतलब चाप ए बी का अंश माप, चाप ए बी वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाता है, चांदे से मापा जा सकता है। तो चांदे से मापा जा सकता है, उसके आधार पे उस कोण को हम 30 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 45 अंश जो कोण बनता है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि चाप का अंश माप न्यून कोण है, समकोण है या अधिक कोण है। तो लघु चाप ए बी और दीर्घ चाप बी ए। तो लघु चाप ए बी के द्वारा जो कोण बनता है वो 180 से छोटा, जब तक चाप लघु चाप है तो उसके द्वारा बनने वाला कोण 180 अंश से छोटा होगा, जिसको हम ऐसा कहेंगे लघु चाप ए बी का अंश माप। लघु चाप ए बी का अंश माप एम ए बी, दीर्घ चाप बी ए का अंश माप एम ए बी और एम बी ए, और दोनों को मिलाया जाए तो यहां से लघु चाप ए बी के लिए यहां से यहां तक का कोण और दीर्घ चाप बी ए के लिए यहां से यहां तक का कोण, तो दोनों के यदि मिला देते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा पूरा वृत्त का कोण बन गया यहां तक लघु चाप के लिए। और ये वाला जो भाग है जिसको हम चाप बी ए का बोल रहे हैं, तो चाप बी ए के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण ये चाप बी ए का अंश माप है और नीचे वाला चाप ए बी का अंश माप है। तो ये अंश माप मतलब केंद्र पर बनने वाला कोण की बात हो रही थी। लघु चाप के लिए केंद्र पर बनने वाला कोण 180 से कम होता है, दीर्घ चाप के लिए केंद्र पर बनने वाला कोण 180 से अधिक होता है। और एक चित्र जो मैंने इसके पहले बनाया था फिर से देखिएगा, ये केंद्र बिंदु है और इसको यदि मैं ऐसा कह दूं केंद्र बिंदु O और ये ए बी है। अब यहां पर देखिए ए बी को भी क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र बिंदु O और परिधि के दो बिंदु को हमने मिलाया केंद्र बिंदु O से हो जाता हुआ, तब उस स्थिति में इसको हम व्यास कहते हैं। तब
व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है जिसको हम अर्धवृत्त कहते हैं, और अर्धवृत्त का अंश माप चाहे हम ए से बी की ओर से लें या बी से ए की ओर लें, दोनों ही स्थितियों में उसका अंश माप समान होता है और प्रत्येक का अंश माप 180 अंश का होता है। यदि वह व्यास है तो व्यास AB के लिए चाप व्यास AB का अंश माप या उसको अर्धवृत्त कह सकते हैं, अर्धवृत्त AOB का अंश माप, अर्धवृत्त इसको हम AOB बोले या BOA बोले, दोनों समान होता है। हम किसी एक को बता रहे हैं तो AOB जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता है। इस पर परीक्षा में प्रश्न भी बनता आता है, खाली स्थान में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। किस टाइप का प्रश्न बनता है? अर्धवृत्त का अंश माप खाली स्थान होता है। खाली स्थान के लिए प्रश्न बन गया, अर्धवृत्त का अंश माप खाली स्थान होता है। तो उत्तर क्या हुआ? अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता है। या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में जिसमें 4 विकल्प होते हैं A, B, C, D, तो अर्धवृत्त का अंश माप होता है 90 अंश, 180 अंश, 360 अंश, 60 अंश। हमको पता है अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता है। उन 4 विकल्प में से आपको चुनना है। विकल्प दिया होता है अर्धवृत्त का अंश माप होता है, जैसे मैं प्रश्न बता रहा हूं, अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का अंश माप होता है, पहला विकल्प में दिया है 90 अंश, दूसरे विकल्प में दिया है 180 अंश, तीसरे विकल्प में दिया है 360 अंश, चौथे विकल्प में दिया है 0 अंश या 60 अंश। अब यहाँ पे हमको यहाँ पर ये देखना है कि वास्तव में जो प्रश्न पूछा जा रहा है अर्धवृत्त का अंश माप क्या होता है, इन चारों विकल्प में से हमको देखना है। तो हमको पहले पता तो होना चाहिए कि अर्धवृत्त का अंश माप क्या होता है। जब आपको पढ़ा है, अभी हम बता रहे हैं अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता है, तो यदि पता है तो हम टिक लगाएंगे, उत्तर होगा 180 अंश। इसी प्रश्न को खाली स्थान में दूसरे प्रकार से दिया जा सकता है। खाली स्थान में कौन सा प्रश्न बन सकता है? अर्धवृत्त का अंश माप खाली स्थान होता है। तो परीक्षक दृष्टि से इसमें 1 नंबर का प्रश्न बनता है, छोटा सा टॉपिक है और सिलेबस से है। तो अर्धवृत्त का अंश माप खाली स्थान होता है। तब यहाँ पे खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे? हमको पता है अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता है। इस प्रकार से इस पर 2 छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव से भी प्रश्न आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बना सकता है, और खाली स्थान से भी संबंधित प्रश्न बना सकता है। यह हो गया अंश माप। तो अंश माप आपको स्पष्ट हो गया। अंश माप का मतलब फिर से हम बताएं, वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, यह वृत्त का अंश माप कहलाता है। अब ये मिटा दें। अब देखेंगे वृत्तों की सर्वांग समता और चाप की सर्वांग समता। वृत्तों की सर्वांग समता। सर्वांग समता शब्द से आप परिचित हैं, कक्षा 9वीं में इससे संबंधित कुछ प्रमेय भी थे। सर्वांग समता का मतलब होता है कोई ज्यामितीय आकृति, ऐसी 2 ज्यामितीय आकृति
जिनके आकृति और आकार दोनों समान हो। ये उसको सामान्य व्यवहार में हम ऐसा कह सकते हैं कि दो ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले। सर्वांग समता का मतलब मेरी हथेलियां देख रहे हैं आप लोग दोनों, ये दोनों समान, दोनों आकार में समान है। यदि मैं इस हथेली को एक के ऊपर एक ऐसा रख लूं तो है तो दो, लेकिन पहली हथेली दूसरी हथेली को ढक लिया और दूसरी हथेली पहली हथेली को ढक लिया। तो इस प्रकार से है तो दो आकृति, लेकिन जब एक आकृति के ऊपर दूसरा रखा जाता है तो पूर्णतः ढक लेता है। तो किसी आकृति में ढकने का या दोनों आकृति जब समान होते हैं और दोनों आकृति एक दूसरे को ढक लेते हैं, तब उन आकृतियों को हम कहते हैं सर्वांग सम आकृति। सर्वांग सम आकृति में जैसे हम दो त्रिभुज की बात करें, ये दो त्रिभुज लगभग एक जैसे हैं, एक त्रिभुज को दूसरे के ऊपर रख के या दूसरे त्रिभुज को पहले के ऊपर रखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। तो सर्वांग समता शब्द का मतलब हुआ कि ऐसे दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकृति और आकार समान हो और एक दूसरे के ऊपर रखने से एक दूसरे को ढक ले, वो कहलाएंगे सर्वांग सम आकृति। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वृत्तों की सर्वांग समता। एक वृत्त से नहीं, इसमें दो वृत्त लेंगे और हमको देखना है कि दो वृत्त कब सर्वांग सम होंगे। थोड़ा सोचिए, आपके पास दो वृत्त है, अपने हिसाब से सोच लीजिए दो वृत्त किस टाइप के हैं। दो वृत्त हैं, दो वृत्त सर्वांग सम होने के लिए मतलब एक दूसरे को ढकने के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए जब दो वृत्त एक दूसरे को ढकेंगे, कब? जब दोनों का आकार एक जैसा होगा। छोटा वृत्त बड़े को तो नहीं ढक पाएगा। यदि हम दो वृत्त बड़ा छोटा लेते हैं तो बड़ा वृत्त छोटे को ढक तो लेगा, लेकिन छोटा वृत्त बड़े को नहीं ढकेगा, तो उसको हम सर्वांग सम नहीं कहेंगे। सर्वांग सम होने के लिए आवश्यक क्या है कि दोनों वृत्तों के आकार एक जैसे हों। तो आकार, वृत्त का आकार किससे निर्धारित होता है? वृत्त छोटा या बड़ा किस पर निर्भर करता है? किसी वृत्त का आकार या कोई वृत्त छोटा या बड़ा होता है, वो किसके आधार पर होता है? वृत्त की त्रिज्या। ठीक, वृत्त की त्रिज्या जितना होगा उसी के आधार पर हम वृत्त का निर्माण करेंगे। और यदि हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये केंद्र बिंदु हो गया, यहां से यहां तक की ये जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर है, और दूसरा वृत्त लिया, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर का। एक और वृत्त लिया जिसके त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। 3 वृत्त आपके ब्लैक बोर्ड में दिखाई दे रहा है। पहला वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O, यहां से लेकर के ये लंबाई त्रिज्या OA 3 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त O डैश, वृत्त का केंद्र O डैश, और ये बिंदु O से B तक जिसके त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर। और तीसरे वृत्त जिसका केंद्र भी O डैश लेंगे, और इसके लिए बिंदु M, O से M तक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, वृत्त की त्रिज्या कम है तो वृत्त का आकार भी छोटा है, वृत्त की त्रिज्या अधिक है तो वृत्त का आकार भी बड़ा है। तो वृत्त का आकार किस पर निर्भर करता है? उस वृत्त की त्रिज्या पर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्यों-ज्यों बढ़ती जाएगी या त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा तो वृत्त का आकार भी बढ़ता जाएगा। तो अभी हम बता रहे थे आपको वृत्तों की सर्वांग समता। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके चित्र में ब्लैक बोर्ड में 2 प्रकार का वृत्त बना हुआ है और दोनों की त्रिज्या समान है। तो इस आकृति को इस आकृति के ऊपर या इस आकृति को इस आकृति के ऊपर यदि हम रखें तो दोनों ही आकृति एक दूसरे को ढक पाएंगे। यदि ढक लेते हैं तब उस स्थिति में हम कहेंगे कि दोनों वृत्त सर्वांग सम हैं।
तो दोनों वृत्त सर्वांग सम है। उस स्थिति में दोनों वृत्तों को सर्वांग सम होने के लिए इसमें त्रिज्या आर लेते हैं, इसके त्रिज्या को हम एस कह देते हैं। तो सी ओ आर और सी ओ डैश एस ये दोनों वृत्त सर्वांग सम कहलाएंगे। कब? यदि उनके त्रिज्याएं आपस में समान हो। तो दो वृत्तों की सर्वांग सम होने के लिए आवश्यक है कि उनके त्रिज्याएं समान होनी चाहिए। तो वृत्तों के त्रिज्या समान है तो वृत्त समान होंगे। कहने का मतलब समान त्रिज्या के दो समान वृत्त खींचे जा सकते हैं और दोनों समान भय हैं तो एक दूसरे को ढक लेंगे, अध्यारोपित कर लेंगे। तो वृत्तों की सर्वांग समता के लिए मतलब दो वृत्त सर्वांग सम कब होंगे? यदि उनके त्रिज्याएं समान होंगी। पढ़ेंगे चापों की सर्वांग समता अगले कक्षा में। तो आज आपने पढ़ा त्रिज्या, वृत्त का केंद्र बिंदु पहचाना जहां पर हम प्रकार की नोक रखते हैं, वृत्त का व्यास समझ स्पष्ट हो गया, केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा। अब बात जीवा की आती है, जीवा भी आपको स्पष्ट हो गया, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा। अब जीवा के साथ ही एक और चीज जुड़ा हुआ था, चाप। चाप आपको समझ में आ गया, सतत भाग की घुमावदार भाग की लंबाई वो चाप कहलाता है। चाप, जीवा, व्यास। उसके बाद मैंने आपको समझाया था चाप का अंशमाप। अंशमाप मतलब वृत्त के परिधि पर स्थित चाप के दोनों छोर, चाप के दोनों छोर को केंद्र से मिलाने पर जो केंद्र में कोण बनता है उस कोण को जैसे हमने बताया था तो ओ ए बी, तो ये जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं एंगल कोण ए ओ बी, या इसी को कहेंगे चाप ए बी का अंशमाप। यहां तक हम पढ़े थे। तो चाप का अंशमाप, चाप का अंशमाप पढ़ने के बाद अर्धवृत्त का अंशमाप पढ़े तो उसी में लघु चाप दीर्घ चाप के बाद अर्धवृत्त का अंशमाप 180 अंश का होता है। उस पर हमने खाली स्थान वाले प्रश्न भी देखा, उसमें कौन से किस टाइप का प्रश्न, ऑब्जेक्टिव के प्रश्न किस टाइप का बन सकता है ये भी हमने देखा। उसके बाद अभी वृत्तों की सर्वांग समता देख रहे थे। तो दोनों वृत्त सर्वांग सम कब होंगे याद रखिएगा, इस पर भी प्रश्न आ सकता है।